नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सभी? ठीक हो? कल क्या पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था? लाइसोसोम्स और उसके साथ राइबोसोम्स, ये दो टॉपिक हमने कल कवर कर लिए थे। उसके आगे का आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी कोई बच्चा बोलेगा नहीं भाई, सभी शांत हो जाएं। आगे सारे कोई बार भी है? कोई रहता है बार? आज कम बहुत है स्ट्रेंथ। अच्छा, चलो। तो हमने देखा था, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लिया था और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया था। राइबोसोम से हमने ये चीज़ें सीखी थी। भाई राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और प्रोटीन बनाने के लिए कौन कौन से हमने कंपोनेंट देखे थे जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक तो हमने देखा था ईआर है हमारे पास, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास कौन सा है? एक आर ई आर है। ठीक है। एक हमने पढ़ा था जब हमने क्या डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में डिफरेंस किया था, उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास एक जो तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। तो वहां जो हमने देखा था आरआरएनए है वो भी क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसी के साथ हमने एक चीज और देखी थी, भी आरएनए है खुद वो भी क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और एक क्या है? राइबोसोम्स है, वो भी हमारे पास प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट हो गए जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। चलो जी। तो हमारे पास एक तो आरएनए हो गया, एक आर ई आर, ये हो गया क्या? हाँ हाँ, उसी के जो कल हमने डिफरेंस किए थे उसी के बाद से आपको स्टार्ट करना ही, ठीक है। आरएनए हो गया, आर ई आर हो गया एक हमारे पास, राइबोसोम्स हो गया, और एक आर आरएनए हो गया। ये चारों क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अंदर और कल मैंने आपको एक बताया था गोल्जी बॉडी के बारे में, कुछ याद है सभी को? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय क्या है हमारे पास, उसके बारे में आज थोड़ा सा आपको विस्तार से बताएंगे। आखिरकार गोल्जी बॉडी है, उसका जो यूज क्या है, क्यों हमारे शरीर में उसकी जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, और वो क्या कार्य करती है। ठीक है। गोल्जी कॉय, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पैकिंग और
ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। एक पैक करेगा और फिर ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अब किसे पैक करेगा और किसे ट्रांसपोर्ट करेगा ये, तो हम बताते हैं आपको कि ये क्या होता है। जो हमारे पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन का क्या हुआ, निर्माण किसने किया था? प्रोटीन का निर्माण किसने किया? आरएनए ने। मैसेज लेके कौन आया? एमआरएनए हमारे पास मैसेज लेके आया। उसे ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? टीआरएनए। ठीक है, तो यानी ये क्या करेगा, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में जो टीआरएनए लेता है उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कार्य क्या होता है हमारे पास, ये क्या कार्य करता है? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। पैक करेगा और फिर उसका स्थानांतरण करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे उसे पहुंचाने का कार्य करेगा। ये ट्रांसपोर्ट का ये मतलब है। अब हम बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, और बताया गया इसकी खोज किसने की थी। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी पे, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी नाम के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1898 1898 में की थी इसकी खोज। और ये कहाँ पाई जाती है? जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है, ये मनुष्य शरीर में कहाँ होती है? ये नियर बाय न्यूक्लियस होती है, नियर बाय न्यूक्लियस, केंद्रक के समीप होती है, केंद्रक के समीप। ये आपको ध्यान रखना है, ये केंद्रक के समीप होती है। इसके अन्य नाम है कुछ, वो क्या नाम है वो हम देखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मदर ऑफ माओ कहते हैं। अदर नेम इसके सबसे पहले लिखेंगे, मदर ऑफ माओ। और अन्य नाम क्या है इसका? इसे कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। और क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। ये इसके अन्य नाम आते हैं। ये सारे के सारे इसके क्या हैं? अदर नेम है, अन्य नाम है इसके। अब ये है ना, ये दोनों के अंदर पाई जाती है। दोनों मतलब किसके अंदर है? प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों के अंदर क्या होती है? ये उपस्थित होती है। यह पादप कोशिका और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। तो लिखेंगे इसमें प्रेजेंट इन बोथ सेल, यहां लिख रहा हूं मैं साइड में, प्रेजेंट इन बोथ सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों के अंदर यह पाई जाती है। अब जो हमारे पास प्लांट सेल है, इसमें ये क्या कहते हैं इसे? प्लांट सेल के अंदर है, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। हिंदी माध्यम विद्यार्थी भी डिक्टियोसोम ही लिखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। और एनिमल सेल के अंदर इसे क्या कहा जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आ चुका एग्जाम के अंदर है। तो इसे क्या कहा जाता है?
हो गए यहाँ तक सभी का नोट? और अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या करती है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी हेल्प करती है, सहायता करती है किसकी, किसकी सहायता करती है, टीआरएनए की। टीआरएनए की सहायता किस में करती है, प्रोटीन ले जाने में, प्रोटीन लेके जाने में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अन्यथा आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारा गोल्जी बॉडी कंप्लीट होता है। इसके बारे में इतनी सी बातें थी हमारे पास। ये क्या कार्य करता है और किस किस में पाया जाता है और कहाँ होता है ये, इसके अन्य नाम क्या है, कब इसकी खोज हुई थी, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, सारी की सारी बातें आपको मैंने बता दी है यहाँ। अब हम देखते हैं प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। हो गया सभी का नोट भाई? चलो जी, आगे देखते हैं। हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में कुछ बातें देखेंगे यहाँ। प्लास्टिड यानी लवक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से। लवक क्या होते हैं हमारे पास, प्लांट्स जो हमारे पास प्लास्टिड मैंने लिखा है, यहाँ से कुछ आपको बातें समझ आ रही होगी भी। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, प्लांट्स के बारे में कुछ बातें हमें जाननी है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्लास्टिड है ये किस में पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। सेकंड, ये क्या कार्य करेगा, प्लांट्स में पाया जाएगा तो ये कलर देने का कार्य करता है, ठीक है। ये प्लांट्स को क्या देता है, रंग देने का कार्य करता है, कलर देता है। और याद रखें, ये एनिमल सेल, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास। और जो इनकी झिल्ली होती है वो एकल झिल्ली होती है या डबल झिल्ली होती है, ये बातें अभी जानेंगे हम, ठीक है। तो प्रकार से आगे जाने से पहले एक बिंदु और लिख लेंगे इसके अंदर भी, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है ये, द्विझिल्ली होता है ये। द्विझिल्ली होता है। अब हम देखते हैं इसमें टाइप कितने होते हैं, तो इसके टाइप कितने होंगे हमारे पास है, किसी को पता है क्या? इसके 3 टाइप होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? हमारे पास एक है क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहेंगे, हरित लवक कहेंगे।
सेकंड है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। इसे क्या कहेंगे? अवर्णी लवक। और थर्ड है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। थर्ड क्या है हमारे पास? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक कहेंगे इसे। ये हमारे तीन प्रकार है इसके। हो गया था ना सभी का नोट इतना भाई? इतना नोट हो गया था सभी का क्या? अब हम देखते हैं जो हमारे पास ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ये कौन सा कलर देता है हमें? आपको पता है कि हमने ये देखा है, आपको जब मैंने सेल टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था या उससे पहले भी कई बार मैंने जिक्र किया था इस चीज का भी, जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पहली बात तो। और प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है ये? पत्तियों में। और पत्तियों में ये क्या कार्य करता है? भोजन बनाता है। ठीक है। और पत्तियों का रंग किस प्रकार का होता है? हरा। तो आपको समझ में आ गई बात, क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर। ठीक है, तो लिखेंगे ये कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर, हरा रंग देने का कार्य करता है ये। ये हरा रंग देगा भाई। और हरा रंग कौन देगा? अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हरा रंग कौन देगा? क्लोरोफिल। ठीक है। तो कौन सा पिगमेंट है यहाँ जो ग्रीन कलर दे रहा है इसे? क्लोरोफिल। अगर आपने पीछे के टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं, याद किए हैं घर जाके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से नहीं किए तो आपको दिक्कत आएगी भाई। एक मिनट भाई, इसे हरित लवक की जगह है ना पर्ण हरित लवक करेंगे इसे। पर्ण हरित लवक है ये। ठीक है। पर्ण हरित लवक, उसके आगे पर्ण लगा लें, बस इतना ही ठीक हो गया। और ये क्लोरोफिल है, इसे हम क्या कहेंगे? हरित लवक कहेंगे। और ये क्या करता है? इसका कार्य मैंने आपको बता दिया, ये प्लांट्स का भोजन बनाता है, प्लांट्स फूड बनाता है ये। और ये पिगमेंट है एक जो ग्रीन कलर का देता है। पिगमेंट मतलब दोस्तों वर्णक। क्या है? वर्णक। यानी जो क्लोरोफिल है वो किस प्रकार का वर्णक है? ग्रीन कलर का है, जो हमें हरा रंग देने का कार्य करता है। सेकंड है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये कौन सा कलर देगा? ल्यूकोप्लास्ट हमें केवल व्हाइट कलर देता है। कौन सा? सफेद रंग देने का कार्य करता है। तो इसमें लिखेंगे आप, ये व्हाइट कलर देता है, व्हाइट कलर, सफेद रंग। और ये क्या स्टोरेज करता है?
ये स्टोरेज करता है ऑयल का, ठीक है, तेल का, स्टार्च का और प्रोटीन का। यह है ऑयल, स्टार्च और किसका, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। संग्रहण, ठीक है, हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिख लेंगे संग्रहण करता है ये। क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी प्रकार का? स्टार्च क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? इस साइड से, बॉयज की साइड से स्टार्च क्या होता है? कोई दोस्त बताएगा पीछे से, स्टार्च क्या होता है? स्टोर्ड फूड प्लांट। कहाँ होता है जो प्लांट्स का भोजन संग्रहित होता है? वो रूट्स के अंदर, ठीक है। कहाँ होता है दोस्तों? रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है सभी को? यानी यहाँ ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन का स्टोरेज करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णिक लवक कहते हैं जिसे। इसके बाद हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या कार्य करता है? ये ग्रीन और वाइट कलर को छोड़कर बाकी सारे रंग देता है। ये ग्रीन और व्हाइट कलर को छोड़ के, क्योंकि ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट ने हमें प्रोवाइड करवा दिया और ल्यूकोप्लास्ट ने व्हाइट कलर प्रोवाइड करवा दिया, तो इन दोनों कलर को छोड़ के बाकी जितने भी कलर हमारे पास है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? हमें। और यहाँ ये हमें है ना कुछ पिगमेंट देता है, ठीक है। और वो पिगमेंट कौन कौन से हैं? जैसे एक हमारे पास प्यूकोजेंथीन और एक हमारे पास जेंथोफाइल और एक है हमारे पास कोर्टिनोइड्स। ये तीन पिगमेंट देता है। जब आपको मैं बॉटनी पढ़ाऊंगा तो वहाँ इनके बारे में अच्छे से और बातें जानेंगे, ठीक है। हमारे पास जो एल्गी होती है ना, एल्गी शैवाल, शैवाल के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारे पास एल्गी आगे 5 टाइप की होती है, उनके अंदर ये पिगमेंट हमारे यूज होने वाले हैं। थोड़ी सी बातें यहाँ बताऊंगा, उसके बाद सारा का सारा हम बॉटनी के अंदर इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जितनी जरूरत है उतना ही बताऊंगा। तो ये हमारे को पिगमेंट देते हैं, कौन कौन सी पिगमेंट, यानी वर्णक। अब ये बताओ किस किस को ये बात समझ में आई है पिगमेंट वर्णक क्या होता है? किस किस को ये बात समझ में आ गई और किसको समझ नहीं आई है? अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई है तो पहले यही बात मैं क्लियर करके चलूंगा कि पिगमेंट वर्णक क्या होता है। किसी को समझ नहीं आई तो आपने पूछा क्यों नहीं? आपको पूछना चाहिए ना, भाई वर्णक बताओ सर, हमें ये समझ नहीं आया। देखो वर्णक क्या होता है, जिस प्रकार एक महिला, ठीक है, एक महिला एक चुन्नी को डाई करवाती है, ठीक है, तो वो व्हाइट दुपट्टा ला के और डाई वाले के पास जाके उसे कहती है भी इस प्रकार का कलर कर दें आप, तो वो क्या है? एक कलर है। और कलर क्या है? एक पिगमेंट है, वो वर्णक है, ठीक है। जिस प्रकार की डाई उसमें डाली जाएगी उसी प्रकार के वो दुपट्टा कलर ले लेगा। समझ में आई बात आप सभी को? तो यही बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास क्लोरोफिल है ये एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जो हमें कौन सा रंग देता है? ग्रीन कलर देता है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट अभी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे भी ये कौन कौन से पिगमेंट, यानी ये पिगमेंट अभी समझ में आ गया ना, वर्णक का मतलब है कौन कौन से हमें कलर देने वाला है। इस बात को कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। सिंगल बच्चे को कोई भी डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में क्लास ऑफ होने के बाद आप कहते हो सर हमें अच्छे से समझ नहीं आया, तो ये बात है, देखो मैं दोबारा नहीं सुनूंगा फिर, ठीक है। आप अभी बता सकते हैं ये बात, अगर सिंगल बच्चे को कोई डाउट है तो आप 10 बार ही पूछे, मेरे को कोई एतराज नहीं है।
और यहाँ कुछ बच्चे हिंदी माध्यम के, कुछ इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी माध्यम विद्यार्थी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड इंग्लिश का लिखा हुआ समझ ना आए तो मैं हिंदी में बता सकता हूँ। कलर को रंग कहेंगे। अगर ये छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती तो फिर तो आप कंपटीशन से ही नहीं हो, कंपटीशन के अंदर। ठीक है, मेरी बात को आप ज़्यादा ऐसे डीप मत लें, वे कहीं सर हमें डांट रहे हैं। ठीक है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भाई, आप कंपटीशन में आ गए हो तो थोड़े थोड़े से पॉइंट तो इंग्लिश के आपको क्लियर ही होंगे। कलर हो गया ग्रीन वाइट, ये तो सभी को समझ में आ गई होगी। और जो इसके साथ हम लिखते हैं पिगमेंट, वर्णक, प्यूको जेंथिन, एक हमारे पास जेंथोफाइल, जेंथोफाइल, और थर्ड है हमारे पास यहाँ कैटिनोइड्स, ये तीन पिगमेंट हमारे पास, तीन वर्णक है जो हमें कलर देने का कार्य करते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कौन सी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो अभी आपको मैंने बताया था न्यूक्लियस है वो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, और क्या है जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये तीन हमारे पास क्या है, द्विझिल्ली होती है इनकी, और बाकी की क्या होती है, एकल झिल्ली होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, साइड में एक साथ लिख सकते हैं इन्हें। यहाँ तक नोट हो गया था सभी बच्चों का भाई? कोई रहता तो नहीं है? अगर कोई रहता है तो एक बार लिख लें, 2 मिनट का समय और आपके पास। अगर कोई बच्चा रहता है बिना लिखे तो लिख सकता है। हो गया सभी का नोट भाई? बताओ। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो लिख लेंगे जिनमें डबल मेम्ब्रेन है वो बता रहा हूं आपको। किन किन के अंदर डबल मेम्ब्रेन है, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं पे डबल मेम्ब्रेन आपको बता रहा हूं, ऊपर से कह रहा हूं मुझे नहीं पता। तो मुझे से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और नहीं से हो गया न्यूक्लियस, और पता से हो गया प्लास्टिड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, द्विझिल्ली है सारे के सारे, डबल मेम्ब्रेन है। ये एक छोटा सा लॉजिक लगाया है मैंने आपके लिए, ये आपको याद हो जाए ये चीजें। ये बात याद रखना, कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले और क्वेश्चन भूल जाओ तो याद रखना मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता में तीन बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और हमारे पास प्लास्टिड। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए प्लास्टिड को लवक कहेंगे और न्यूक्लियस को केंद्रक कहेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिकाएं कहेंगे। ये याद रखें आप सभी।
क्लियर है सभी को अभी? लेकिन यहाँ सूत्रकणिका हिंदी माध्यम में करेंगे तो ये ट्रिक फेल भी हो जाएगी हमारी। मुझे नहीं पता, फिर यही होगा भी मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता। अगर थोड़ा सा इंग्लिश में करेंगे तो मुझे पता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फिर जो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और एकत्रित करते हैं हम अभी। लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित लवक और आपको पता है ये एक पिगमेंट बनाता है। ये क्या बनाता है? एक पिगमेंट देता है हमें, एक वर्णक देता है। और वो वर्णक कौन सा है हमारे पास? क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है हमें, हरा रंग। क्लोरोफिल को कहेंगे हरित लवक। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? अब ये क्लोरोफिल हमने अभी बात की थी, जब हमने क्लास शुरू की थी उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, क्लोरोफिल है ये भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। ये भोजन का निर्माण करता है, ये किस प्रकार करता है वो बातें जानेंगे। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि वातावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है? CO2 होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? पेड़ पौधों के पास जाती है। ऐसे कहते हैं ना भी, अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वातावरण में अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो आगे आगे हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होगा। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हमें सहायता करता है सांस लेने में, क्योंकि जो प्लांट्स है हमारे वो CO2 ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। इतनी बात तो सभी को पता है। देखो, तो CO2 प्लांट्स ने ग्रहण की, और प्लांट्स को हम क्या देते हैं? पानी देते हैं। क्या देते हैं? पानी देते हैं। पानी और CO2 ये दो मिक्सचर तो हमारे पास आ गए। साथ में अगर जब दिन होगा हमारा तो दिन में क्या होगा? सनलाइट, प्रकाश आएगा। वो कहाँ पड़ेगा? पौधे के ऊपर। और साथ में क्या होगा? क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होगा? पत्तियों के अंदर। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें होगी हमारे पास से, तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज के साथ हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। और ऑक्सीजन गैस के साथ क्या रिलीज होगा? वहां H2O। ये सारी की सारी चीजें हमें प्रोवाइड होती है केवल कहाँ से? प्लांट से। और प्लांट्स क्या देते हैं? भोजन बनाते हैं खुद के लिए। और किसका प्रयोग करके? CO2 का प्रयोग करके, प्लस वाटर का प्रयोग करके। और किसकी उपस्थिति के अंदर? किसकी प्रेजेंस के अंदर? सनलाइट और इस क्लोरोफिल। क्लियर है सभी को भी? चलो जी, अब ये रिएक्शन करते हैं अच्छे से। सबसे पहले CO2 ये मिली इन्वायरमेंट से, वातावरण से हमने जो छोड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? प्लस इसे हमने क्या दिया? वाटर, H2O। ठीक है, इसे हमने दिया वाटर, H2O। और इसके साथ यहां क्या होगा? सनलाइट। सनलाइट होगी यानी प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में यहां क्या होगा?
क्लोरोफिल, हरित लवक, ये दो चीजें हमारे पास होगी। यहां से हमें क्या मिलेगा, C6H12O6, ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। ठीक है, हिंदी में भी ग्लूकोज ही कहेंगे इसे। प्लस यहां क्या होगा, O2 और प्लस H2O, ये चीज हमें मिलेगी यहां से। क्लियर है सभी को। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब हम ये अभिक्रिया करते हैं तो उस टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है भाई। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता के चलूंगा, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, ऊपर वाला सभी का नोट हो गया ना। अब जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये जो अभिक्रिया हुई है, इसे हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या कहेंगे, फोटो सिंथेसिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, इसे हम नाम देंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, भाई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी गैस रिलीज होती है या कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और आपसे ये पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, हरित लवक का। ये आपको तीनों दिए होंगे ऑप्शन में, या चौथा ऑप्शन बना देंगे इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना। एक एक बात दिमाग में बिठा लें, यहां से 2 से 3% बढ़ जाते हैं आई बार। क्लियर है। तो इस पूरी पूरी अभिक्रिया को आप ध्यान रखेंगे। अभी बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो इसके अंदर, बताएं भाई, कोई डाउट हो। और कोई बच्चा ये सोच रहा हो, भाई जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में कहाँ होता है, पत्तियों में। तो जरूरी नहीं भी पत्तियों में पानी डालना है हमें, ऊपर से जड़ में पानी डालना है हमें, ठीक है ना, पौधे के रूट्स के अंदर पानी। क्लियर है सभी को। और रूट से पानी ऊपर किस प्रोसेस के द्वारा जाता है, रूट्स है जो जड़ है पौधे की, उससे पानी किस विधि द्वारा जाता ऊपर है। इतना अच्छे से पढ़ाया था लेकिन आप घर से नहीं पढ़ के आते, इस वजह से आपका सारा का सारा पीछे बड़ा साफ है। आपको मैंने बताया था भाई, रूट से जो जल है वो जाएगा जाइलम विधि द्वारा, जल जाइलम, ठीक है। और जो भोजन बनता है कहाँ, पौधों की पत्तियों में, और वहां से भोजन कहाँ, अन्य शाखाओं और जड़ों तक आता है, वो किस विधि द्वारा आता है, फ्लोएम विधि द्वारा। ठीक है। अगर किसी बच्चे को लिखनी है ये बातें तो लिख ले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। रूट से पौधे की लिखेंगे, जड़ों से पौधे की अन्य शाखाओं तक जल जाइलम विधि द्वारा जाता है। जड़ों से जल
पौधे की अन्य शाखाओं तक जाइलम विधि द्वारा जाता है। लिख लिया इतना सभी ने। इसके बाद लिखेंगे भोजन भोजन जड़ों तक फ्लोएम विधि द्वारा आता है। फ्लोएम प्रोसेस। हो गया सभी का नोट भाई? कोई बच्चा रहता है? अब देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या कार्य किया इसने? क्लोरोप्लास्ट ने पिगमेंट दिया सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ये रंग देता है। क्लोरोफिल किस में सहायता करता है? भोजन बनाने में। किसके भोजन बनाने में? किसके भोजन बनाने में? प्लांट्स के। ठीक है, इस वजह से ये क्लोरोफिल कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे हमें? क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज किचन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे प्रण हरित लवक पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट आर known as kitchen of plant cell। सभी का नोट हो गया भाई यहां तक? कोई डाउट किसी प्रकार का? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम देखेंगे डिफरेंस किस किस के बीच? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। ये डिफरेंस करेंगे अभी हम। यहाँ नोट हो गया सभी का? कोई रहता तो नहीं है भाई? अमित हो गया पीछे नोट है? चलो जी अब हम डिफरेंस कर रहे हैं प्लांट सेल पादप कोशिका और एक साइड लिखेंगे एनिमल सेल। पशु कोशिका। सबसे पहला बिंदु इसमें क्या रहने वाला है? इन दोनों की बात करें तो पहला बिंदु देखो किस प्रकार से एक एक बिंदु समझा के चलूंगा आपको अच्छे से, ताकि कोई डाउट ना रहे किसी प्रकार का। अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो इनमें से आप ये बताएं भी किसका साइज बड़ा होता है? साइज किसका बड़ा होता है? प्लांट्स का। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, इनका साइज क्या होगा? लार्ज होगा, और इनका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। तो लिखेंगे इसका साइज आकार आकार
लार्ज, और इसका क्या होगा? आकार स्मॉल, छोटा। सभी को समझ में आ गया पहला बिंदु अच्छे से? अब एक बात ये बताएं भी, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है? प्लांट्स की शेप क्या होती है और एनिमल्स की शेप क्या होती है? प्लांट्स की शेप होती है वो फिक्स होती है। सफेदे देखे होंगे आपने, एक ही साइज के नहीं होते, उनका जो रूप होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए यही मेरे माइंड में आया अभी भी, इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है दोस्तों? फिक्स होती है। और जो एनिमल्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है अभी क्या? नहीं होती ना। तो दूसरा अंतर ये लिखेंगे, प्लांट सेल की शेप क्या होती है? फिक्स होती है, और उनकी शेप इरेगुलर होती है। क्या होती है? इरेगुलर होती है। तो सेकंड बिंदु इसमें लिखेंगे आप, शेप फिक्स्ड होती है। और इसकी शेप क्या होती है? इरेगुलर होती है। इरेगुलर मतलब है छोटी बड़ी, यानी सेम साइज की नहीं होती। अब जो प्लांट्स की शेप होती है वो किस प्रकार की दिखती है? स्क्वायर शेप होती है, रेक्टेंगुलर होती है, या ट्रायंगुलर होती है, या स्फेरिकल होती है, या सर्कुलर होती है? किस प्रकार की होती है प्लांट्स की शेप? है प्लांट्स की शेप होती है वो किस प्रकार की होती है? हैं? सर्कुलर होती है। सारा का सारा सर्कुलर, सर्कल कैसे बनता है दोस्त? आपने कहा है सर्कुलर होती है, तो सर्कुलर तो इस प्रकार होगा दोस्त। क्या आपके आस पड़ोस या आपके गांव में ऐसे पेड़ देखे हैं आपने? ऊपर से नहीं, नीचे से ही। अगर आप कह रहे हो भाई सर्कुलर वृत्ताकार शेप होती है, तो आप मेरे को रिप्लाई करें, फिर बातें नहीं करनी, रिप्लाई करना है। आपने कहा सर्कुलर शेप है, वृत्ताकार शेप है, तो क्या आपके आस पड़ोस या आपने कहीं देखा हो तो जो नीचे से लेके ऊपर तक पेड़ इस प्रकार का होता है? हैं? है आपके भाई? चलो भाई, ये लड़की कह रही है भाई हमारे लगा हुआ है घर, तो देखने चलेंगे आज, ठीक है। इनकी शेप होती है रेक्टेंगुलर, ठीक है। जो हमारा आयत होता है वो किस प्रकार का होता है? उसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है। होता है कि नहीं होता? तो प्लांट्स हमारा इस प्रकार जाता है और चौड़ाई उसकी एक साइज ही रहती है, और ऊपर लंबा जाता है, ठीक है। तो उसकी शेप किस प्रकार की होगी? आयताकार होगी, रेक्टेंगुलर होगी। इसकी जो शेप होगी वो किस प्रकार की होगी? आयताकार। इसकी शेप किस प्रकार की होगी भाई? आयताकार। एक मिनट भाई, एक जरूरी कॉल आ गया, एक सेकंड।
इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास इनकी शेप होती है वो किस प्रकार की होती है। इनकी शेप होती है वो किस प्रकार की होती है। इनकी होती है स्फेरिकल, गोलाकार। इनकी शेप किस प्रकार की होती है भाई, गोलाकार होती है। अब ये बताएं भी प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बात कहाँ पढ़ाई थी मैंने आपको, ये बताएं भी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इस साइड तो कुछ भी ध्यान नहीं है। और क्या आप ये कह सकते हैं भी इसमें एनिमल सेल जो पशु कोशिका है इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बात कहाँ पढ़ाई थी मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, इसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है यानी कोशिका भित्ति। ठीक है, थर्ड बिंदु लिखेंगे, सेल वॉल आर प्रेजेंट कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और इसमें सेल वॉल आर एब्सेंट, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इतनी बात सभी को क्लियर है ना। एक एक बात आपको मैं अच्छे से समझा के चल रहा हूँ डिफरेंस से, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब ये बताएं मेरे को, जो भी जो हमारे पास इनकी आउटर कवरिंग होती है वो किसकी की होती है। भाई जो एक पेड़ है या एक पशु है उसकी जो बाहरी परत होती है वो किस चीज की बनी होती है। अच्छा, और एनिमल की फिर सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर कवरिंग इनकी किससे होती है, कोशिका भित्ति से होती है, यानी बाहरी जो प्लांट्स का बाहरी भाग होता है वो किससे कवर होता है, कोशिका भित्ति से। और कोशिका भित्ति कौन सी, सेल वॉल कौन सी, किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज की। ठीक है, तो लिखेंगे आउटर कवरिंग ये किसकी होती है भाई, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और इनकी आउटर कवरिंग होती है इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन।
ये सारे के सारे बिंदु आपको मैंने बता रखे हैं पहले। कोशिका झिल्ली, अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है पहले वाला तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कोशिका झिल्ली, अब ये बताएं इनमें से किसके अंदर लवक पाए जाते हैं, ये बताएं। अगर हम बात करें इन दोनों में से, प्लांट कोशिका और पशु कोशिका, जो हमारे पास एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इन दोनों के अंदर से किस में हमारे पास लवक पाए जाते हैं, आप बताएं जी पीछे से, किस में लवक पाए जाते हैं। हाँ भी बताएं किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में। अभी पढ़ाया था ना मैंने 2 मिनट पहले ही आपको, लेकिन आपको पता तो नहीं है ना, पीछे अभी सिर हिला रहे हैं आप। तो किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स, प्लास्टिड आर प्रेजेंट, लवक पाया जाता है। और इसमें प्लास्टिड आर एब्सेंट, लवक नहीं पाया जाता है। इतना हो गया सभी का नोट भाई। अब लिखेंगे नंबर 6, आप ये बताएं क्या इनमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं क्या, हैं, पाए जाते हैं प्लांट्स में। हाँ कभी कभी कह सकते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं कह सकते। तो इनमें लिखेंगे लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन रेयर, lysosomes are present in rare, कभी कभी पाए जाते हैं। और इसमें क्या है हमारे पास, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑलवेज, लाइसोसोम हमेशा पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को। .7 लिखें, इनका जो भोजन होता है किसका, प्लांट्स का, वो किस रूप में पाया जाता है, बताएं भाई। स्टार्च,
और जो एनिमल है इनका किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? जोर से बोले भाई। हैं? ग्लाइकोजन। चलो आपने ये बता दिया भाई। प्लांट्स का रिजर्व फूड पाया जाता है किस में भाई? स्टार्च रूप में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये? कहाँ पाया जाता है ये स्टार्च रूप में? जो आरक्षित भोजन है वो स्टार्च रूप में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये? रूट्स के अंदर, जड़ों में। आप ये बताइए स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? हमने 2-3 बार इसका नाम ले लिया, स्टार्च स्टार्च। ये क्या है स्टार्च? पॉलीसेकेराइड। ठीक है। और पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। शर्करा है। तो आपको पता होना चाहिए शर्करा का पार्ट है। और शर्करा का कौन सा? जो बहुसेकेराइड हमारे पास है उसका भाग है स्टार्च। क्लियर है सभी को? इसके बाद आप ये बताएंगे भी इसमें हमारे पास ये दो हैं जो एनिमल्स है, इनका जो पशुओं का, एनिमल्स का रिजर्व फूड, आरक्षित भोजन, रिजर्व फूड, ये किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपने बता दिया, ग्लाइकोजन रूप में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन रूप में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये? लीवर के अंदर, यकृत। क्लियर है सभी को भाई? कोई डाउट? चलो जी। इसके बाद हम लिखेंगे ये कहाँ पाया जाता है प्लांट सेल, और एनिमल सेल कहाँ पाया जाता है, इनके बीच डिफरेंस देखेंगे। साइज में देख लिया, शेप में देख लिया है, और किस में पाया जाता है वो भी हमने देख लिया, प्लांट सेल। और इनका जो भोजन होता है वो किस रूप में होता है, ये सारी बातें जान ली है। अभी हमें ये जानना है ये कहाँ पाया जाता है। बताएं भाई। जो केंद्रक होता है उसका साइज बताएं, क्या होता है इसमें? इसमें प्लांट्स के अंदर देखो, आपको मैंने जब न्यूक्लियस पढ़ाया था, केंद्रक पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बात बताई थी भाई जो केंद्रक है वो दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। लेकिन क्या है, प्लांट सेल के अंदर साइज क्या होता है? लार्ज होता है। और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? साइज स्मॉल होता है। इस प्रकार से याद रखें कि प्लांट्स का साइज, आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो उसमें बड़े आकार का पाया जाएगा केंद्रक। और एनिमल, पशुओं का साइज छोटा होता है तो उनमें क्या होगा? छोटा केंद्रक पाया जाएगा। क्लियर है सभी को? तो लिखेंगे अभी इसमें पॉइंट नंबर 8, न्यूक्लियस साइज आर लार्ज। केंद्रक का आकार केंद्रक का आकार बड़ा होता है। और इनमें न्यूक्लियस साइज आर स्मॉल। केंद्रक का आकार छोटा होता है। क्लियर है सभी को इतनी बात? अब इसके बाद देखते हैं
अभी मैंने आपको बताया था, आज हमने टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया था, ये गोल्जी बॉडी से स्टार्ट किया था। तो आपको मैंने बताया था कि प्लांट होते हैं, ठीक है, और एक होता है एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में गोल्जी बॉडी पाई जाती है, लेकिन जो एनिमल सेल है, पशु कोशिका है, उनमें कॉम्प्लेक्स होती है और इनमें क्या होती है, इजी होती है, सरल होती है। तो लिख लेंगे गोल्जी बॉडी सरल होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, और प्लांट सेल की गोल्जी बॉडी किसकी बनी होती है भाई, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, डिक्टियोसोम, अभी बताया था। और ये क्या होता है हमारे पास, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी जटिल। ये क्या होती है, जटिल होती है। और प्लांट्स किस प्रकार होते हैं ऑटोट्रोप्स होते हैं या हेटरोट्रोप्स होते हैं। प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप होते हैं या हेटरोट्रोप्स, स्वपोषी या प्रपोषी होते हैं। ऑटोट्रोप्स होते हैं, हेटरोट्रोप्स। हाँ, क्योंकि आपको अभी मैंने पूरी पूरी इक्वेशन से बताया था प्लांट्स किस प्रकार अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन पशु अपना जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते वो, ठीक है। तो जो हमारे पास है नंबर 10 में लिखेंगे, प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। पादप स्वयंपोषी होते हैं। एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स। पशु परपोषी होते हैं। डिफरेंस इतने बहुत हैं, और लिखवाऊं, एक दो और लिख लिया यार, बस एक और लिखवा देते हैं लास्ट लिखेंगे सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल और सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल
तारक केंद्रक, सेंट्रोसोम को कहेंगे तारक केंद्रक, तारक केंद्रक। इस तारक केंद्रक का क्या कार्य होता है? ये साइटोस्केलेटन बनाता है, साइटोस्केलेटन बनाता है, साइटोस्केलेटल। साइटो मीन्स दोस्तों सेल, और स्केलेटल मीन्स क्या हो गया? ढांचा। ठीक है, यानी कंकाल कह देते हैं ना स्केलेटन, और सिस्टम मतलब तंत्र, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र, यानी जो कोशिका होती है उसका कंकाल बनाता है, उसका ढांचा तैयार करता है कौन? सेंट्रोसोम। तो इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं? सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, इतना बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे और बाकी का हम कल करेंगे आगे का। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे कल।